सभी को मेरा नमस्कार। मैं किरण अकेडमी चेक से और आज हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं श्रीमान रामिता जी का, जिन्होंने सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम क्रैक करी 2011 में, वो भी 27 रैंक से। जैसे कि लगातार अब हमारे यूट्यूब पे चैनल पे देख रहे हैं जो अचीवर्स हैं उनकी जर्नी, उनके साथ में जो कोचिंग है, स्कूल है, कॉलेज है, उनके डायरेक्टर की जर्नी के साथ साथ में उनकी अकेडमी का कैंपस टूर भी। इसके अलावा जो कोचिंग है, कॉलेज है, उनके आसपास जो हॉस्टल पीजी हैं, उनका भी हम कैंपस टूर करवा रहे हैं। आप या आपका कोई भी रिलेटिव यूपीएससी, नीट, बैंकिंग, टीचिंग की कोई कोचिंग देख रहा है और कंफ्यूज है कौन सी कोचिंग लूं, तो आप अकेडमी चेक वेबसाइट पे जाइए और सर्च कीजिए अपनी बेस्ट कोचिंग, और कोई भी कंफ्यूजन है वो आप हमारी टीम से कंसर्न कीजिए। इसके साथ में अगर आप कोई कोचिंग में एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन से पहले आप उस कोचिंग का हमारी तरफ से डेमो क्लासेस लीजिए और साथ ही में गारंटी डिस्काउंट लीजिए। और अगर आपको कोचिंग पसंद नहीं आती है तो हमारी तरफ से आपको रिफंड की सुविधाएं भी मिलेंगी। तो चलिए रामिता जी से मिलते हैं कि कैसे उन्होंने अपने अध्यापक बनने की जर्नी कैसे करी। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको और आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया जी। तो सर, मेरा जो सबसे पहला जो सवाल है आपसे कि आपका, जैसे कि आप अध्यापक बने तो बचपन से ही अध्यापक बनने का ड्रीम था या फिर किसी से इंस्पिरेशन आपको मिली कि मुझे अध्यापक कैसे बनना है, तो थोड़ा इसके बताइए। बचपन से कोई भी व्यक्ति अगर आगे किसी पद पर जाना चाहता है तो उसके माता पिता या परिवार में ने किसी व्यक्ति से इंस्पायर होगा, या फिर बाद में वो अपना खुद चयन करेगा कि मैं इस पद पर जाना चाहता हूँ। दोनों ही बात मेरे ऊपर लागू होती हैं। मेरे दादाजी श्री माधवराम जी, जो कि स्वयं अनपढ़ थे, लेकिन फिर भी उन्होंने शिक्षा के महत्व को देखते हुए सरकार को 1 बीघा डोनेट भी की। अच्छा। और उन्होंने सरकार को डोनेट करके स्कूल खुलवाई। बहुत बढ़िया। इसके अलावा मेरे परिवार में तो मेरा कुटुंब है वो लगभग 150 लोगों का है, तो उसमें मैं तीसरी पीढ़ी में हूँ जो कि शिक्षक बना हूँ। उससे पहले मेरे दादाजी के भाई श्री मूलचंद जी शिक्षक रहे हैं। जी जी। मेरे चाचा जी श्री बंशीधर जी भी शिक्षक रहे हैं, तो उनसे भी मैंने प्रेरणा ली है शिक्षक बनने की। इसके अलावा मैंने कॉलेज में मेरे विषय रहे दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान और हिंदी साहित्य। तो दर्शन शास्त्र में मैंने श्री भारत के जो राष्ट्रपति हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जी, इसके अलावा माता सावित्रीबाई फुले और अन्य लोगों के द्वारा भी मैंने देखा है कि शिक्षक एक ऐसा पेशा है जो कि पूरी दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित पेशा है, क्योंकि एक डॉक्टर और इंजीनियर एक छोटी सी गलती कर दे तो उससे बड़ा नुकसान नहीं होता। एक डॉक्टर से छोटी गलती कर दे तो एक पेशेंट का थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इंजीनियर कोई गलती कर दे तो हो सकता है कोई छोटी मोटी टूट फूट हो जाए, लेकिन शिक्षक एक ऐसा दायित्व है कि वो पूरे समाज की रीढ़ है, पूरे समाज का ढांचा वो शिक्षक तय करता है। क्योंकि एक बच्चा जब स्कूल में आता है तो वो एक खाली स्लेट के समान होता है। अब उस खाली स्लेट पर अपन क्या लिखते हैं वो आगे जाके बच्चा फिर बड़ा होके अपना भविष्य तय करता है। इसलिए इस प्रतिष्ठित पेशे को मैंने इसीलिए अपनाया कि एक शिक्षक के द्वारा पता नहीं हजारों लाखों लोग, बिल्कुल सर, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आरएएस और अन्य भी समाज सेवा में जितने भी पोस्ट हैं वो एक शिक्षक ही एक अपने स्टूडेंट को बनाता है। जी। तो सर, जैसे कि आपने 10th की स्कूल, 12th की स्कूल कौन से स्कूल से करी, कब करी और कहां से करी, वो थोड़ा बताएं। मैंने प्राथमिक शिक्षा राजकीय प्राथमिक विद्यालय राम रखवाली नेवरी में, जबकि उच्च प्राथमिक शिक्षा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नेवरी, माध्यमिक शिक्षा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ककराना। मतलब आपने प्राइवेट स्कूल ज्वाइन नहीं करी? नहीं, मैंने जितनी भी पढ़ाई है वो सारी की सारी सरकारी विद्यालयों में हुई है। सरकारी विद्यालय में जी जी। तो सर, जैसे कि आपने 12th के बाद में जो पढ़ाई होती है टीचिंग की, वो थोड़ा हमें बताएं कि जो कॉलेज का जो आपका सफर रहा वो कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ा बताएं। मेरी कॉलेज की पढ़ाई 12वीं के बाद में एक प्राइवेट कॉलेज से हुई है। उसका कारण यह था कि हालांकि मेरे परसेंटेज 12वीं में बहुत अच्छे थे, लेकिन ग्रामीण परिवेश के होने की वजह से
मुझे सरकारी महाविद्यालयों का जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की वो निकल गई थी, इसलिए मुझे मजबूर होकर प्राइवेट महाविद्यालय में प्रवेश लेना पड़ा। लेकिन फिर भी मैंने रेगुलर महाविद्यालय में गया और एक भी क्लास मैंने मिस नहीं की। और ये आप कहाँ पे गए, जगह का नाम? मेरी कॉलेज शिक्षा श्री विनोदनी कॉलेज खेतड़ी से हुई है। खेचड़े से हुई है, ठीक हाँ। है। तो सर जो टीचर, जो सेकंड ग्रेड टीचर जो था तो उसका एग्जाम प्रोसेस थोड़ा बताइए कि कैसे तैयारी करी आपने, कितने घंटे आप दिन में पढ़ाई करते थे, एग्जाम कहाँ से दी, रिजल्ट आया तब कैसा रहा, वो सब बताइए थोड़ा। कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद में मैंने जो बीएड के लिए पीटीईटी का टेस्ट लगता है वो टेस्ट दिया। उस समय में पीटीईटी की पूरे राजस्थान में सिर्फ 6000 सीटें थी, लेकिन मेरी कॉलेज की शिक्षा मेरी रेगुलर करने की वजह से और दूसरा मैंने किताबों से पढ़ाई की। आजकल बच्चे क्या है कि पूरे साल भर पढ़ते नहीं है, फिर एग्जाम के समय वो 7 दिन की वो एक 1 वीक सीरीज आती है वो पढ़ के कॉलेज करते हैं, तो फिर उनका बेसिक नॉलेज वो इतना नहीं हो पाता। तो मैंने किताबों से पढ़ाई की, तो उसका परिणाम यह निकला कि मैंने पीटीटी को कोई विशेष तैयारी नहीं करने के बावजूद भी मेरा पीटीटी में सिलेक्शन हुआ और मैंने बीएड बेरोड से की। उसके बाद में बीएड करने के बाद में मैंने एमए की 2 साल रेगुलर, वो एसएनकेपी कॉलेज नीमका थाना से, सरकारी कॉलेज से। उसके बाद में एमएड का फॉर्म भरा, तो एमएड में भी बिना कोई विशेष तैयारी के मेरी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने की वजह से मेरा एमएड में भी हो गया। 1 साल की मैंने एमएड की। एमएड करने के बाद में मैंने सेकंड ग्रेड के फॉर्म निकले हुए थे, तो सेकंड ग्रेड के फॉर्म अप्लाई करने के बाद में रेगुलर मैंने 6 से 8 घंटे पढ़ाई की और चयन के प्रति मैं आश्वस्त तो था और ये भी आश्वस्त था कि मैं टॉप 100 में आ जाऊंगा, लेकिन ईश्वर की इच्छा से, माता पिता के आशीर्वाद से मेरी पूरे राजस्थान में 27 रैंक आई। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने 27 रैंक रही तो बहुत ही एक सम्मान की बात है आपके पिताजी, आपके परिवार के लिए भी और पूरे गांव के लिए भी। तो सर थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि जो तैयारी करने वाला सफर कैसा रहा? जैसे आपने बताया कि 7-8 घंटे मैंने तैयारी करी, इसके अलावा आपने कोई कोचिंग करी या कोई कोचिंग की टेस्ट सीरीज करी, वो भी थोड़ा मुझे बताइए। सेकंड ग्रेड के लिए मैंने कोई स्पेशल कोई कोचिंग नहीं की। एक हाँ कुछ, क्योंकि सामान्य मैंने जिस विषय से सेकंड ग्रेड की तैयारी की उसमें 7 विषय आते हैं, जिनमें राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र। तो मैंने दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र के लिए जो महाविद्यालय में जो शिक्षक हैं उनसे मैंने तैयारी की थी, सिर्फ इन 2 सब्जेक्ट के लिए। बाकी की तैयारी मैंने खुद सेल्फ स्टडी की है। ठीक है। और वो भी सेल्फ स्टडी में भी मैं बताता हूँ आपके दर्शकों को कि मैं गाइड पे डिपेंड रहने के बाद, गाइड पे डिपेंड नहीं रहा कि कोई स्पेशल मैंने गाइड पढ़ी हो। मैं 6ठी से 12वीं तक की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनसे तैयारी की। इसके अलावा जो ये सब्जेक्ट मैंने अभी बता रहा था कि सामाजिक ज्ञान में 7 सब्जेक्ट आते हैं, तो जो उनमें अच्छे अच्छे राइटर थे उन लेखकों की किताबें मैंने पढ़ी है और उन किताबों के बलबूते ही मेरी ऑल राजस्थान में 27 रैंक आई। नाइस सर। सर जैसे किताबों की बात करें तो कुछ स्पेशल हमारे जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं टीचिंग की, तो कोई बुक्स का नाम आप बताना चाहिए कि 3-4 बुक्स हो कि भाई ये अच्छा राइटर का, जो राइटर है उनका अच्छा, ऐसा कुछ सजेशन देना चाहिए? मैं जो अपने राजस्थान में जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं उन वैकेंसी में ज्यादातर हर परीक्षा में राजस्थान से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो अगर किसी को राजस्थान की जीके की तैयारी करनी हो तो कक्षा 6 से 12वीं तक की राजस्थान अध्ययन की किताबें चलती हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। अच्छा। तो वो किताबें अवश्य पढ़े। इसके अलावा एक मैगजीन सेलेक्ट कर ले, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर या अन्य और कोई अन्य, वो रोजाना उसमें जो संपादकीय आता है वो जरूर पढ़ें। इसके अलावा जो अर्थशास्त्र से संबंधित, भूगोल से संबंधित, राजनीति से संबंधित जो कुछ उसमें कुछ मैटर आता है उसको अंडरलाइन करके और अपनी नोटबुक में उतार लें। और कोई एक अच्छी सी मैगजीन, प्रतियोगिता दर्पण है या अन्य कोई, जिसी को कोई अन्य पसंद है तो वो एक मैगजीन मंथली वो खरीदे, उससे पढ़ाई करे। और राजनीति विज्ञान से संबंधित बीएल फड़िया सर हैं, उनकी किताबें हैं, पुखराज हैं, उनकी किताबें हैं। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण हैं, उनकी किताब। ठीक है।
और सर रही बात टेस्ट की, कैसे बोलते हैं कि रोज टेस्ट देना चाहिए या वीकली टेस्ट देना चाहिए, तो उसका टेस्ट के बारे में क्या कहेंगे कि एग्जाम से कितने दिन पहले हमें टेस्ट शुरू कर देने चाहिए? मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, सबसे एक तो आजकल की एक बड़ी बीमारी हो गई उत्पन्न कि मोबाइल में रखते हैं सब और सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सर। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो सोशल मीडिया को एकदम से 0% यूज करें। यानी सोशल मीडिया से जितना दूर रहेंगे उतनी अच्छी तैयारी होगी। बिल्कुल। क्योंकि मोबाइल हाथ में लेने के बाद में एक बार मोबाइल हाथ में ले ली, रील्स देखते रहे और पता ही नहीं चलता अपने कब 2 घंटे खराब हो गए। तो मोबाइल से जितने जो भी तैयारी करते हैं उनको मोबाइल से दूरी बना लेनी चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा जो कोई तैयारी करता है उसको रोज एक टारगेट लेना चाहिए कि मैं आज इतने टॉपिक पढ़ूंगा, और 7-8 घंटे की पढ़ने के हिसाब से वो टारगेट ले ले। और शाम के समय सोते समय उनमें से जो भी उसके साथ में हैं, सहयोगी हैं, या कोई भाई है, बहन है, या उसका कोई दोस्त है, उसको वो जो टॉपिक दिन में तैयार किया है उसको दे दे कि भाई इनमें से मुझे कुछ भी पूछ ले, तो उससे उसका रिवीजन हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा टेस्ट हुआ। दूसरा, या कोई अपन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या खुद अपने दोस्तों की सहायता से हर टॉपिक वाइज जो एग्जाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो पर्सन बना लें, और फिर उनको हर वीकली टेस्ट होना जरूरी है। बिल्कुल। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, टेस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे अपने का पता चल जाता है तैयारी का कि अपनी कितनी तैयारी की हुई है, कहाँ कमी है, कौन से टॉपिक अपना कमजोर है। तो अगर वो टॉपिक वापस से अपन पढ़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि स्ट्रॉन्ग अपने दुनिया की ऐसी कोई एग्जाम नहीं है कि उसको अपन क्रैक नहीं कर सके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर जो जैसे एग्जाम है सेकंड ग्रेड की, तो इसमें एक ही पेपर होता है, क्या प्रोसेस होता है? एग्जाम प्रोसेस थोड़ा बताइए मुझे। आजकल आरपीएससी जितने भी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड और कोयले लेक्चर आरएस की एग्जाम है वो आरपीएससी लेती है। तो आरपीएससी ऑनलाइन एग्जाम फिलअप करवाती है, तो उसकी साइट पर जाके ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरें, उसके बाद में उसका सिलेबस डाउनलोड कर लें। आपके दर्शकों को तो मैं कहना चाहूंगा कि सिलेबस तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी तैयारी करना शुरू करें तो सबसे पहले सिलेबस को रट लें अपन, उसका मैटर बाद में तैयार करें, सबसे पहले सिलेबस रट लें। क्योंकि सिलेबस को पढ़ने के बाद में, याद कर लेने के बाद में अपने को पता रहेगा कि अपने को क्या पढ़ना है। फालतू की चीजें से अपन दूर रहेंगे और सिर्फ टू द पॉइंट ही अपन पढ़ेंगे। तो सिलेबस इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब सेकंड ग्रेड की बात करें तो सेकंड ग्रेड में 2 पेपर आते हैं। एक तो सब्जेक्ट का पेपर, अगर कोई विज्ञान विषय का छात्र है तो उसके एक पेपर विज्ञान का आएगा, गणित का है तो उसके गणित का आएगा, सामाजिक का है तो सामाजिक का आएगा, हिंदी का है तो हिंदी का। एक पेपर आएगा जीके का। उस जीके के पेपर में राजस्थान जीके भी है, भारत का जीके भी है और विश्व का जीके भी है। तो दोनों पेपरों की अंकों के आधार पर जो अगर 500 का पेपर आता है, 200 का जीके का है, तो उस हिसाब से 2:5 के अनुपात में ही अपन समय भी उसी अनुपात में बांट लें। जो व्याख्याता चयन परीक्षा है उसका अनुभव कैसा रहा आपका, वो बताइए। व्याख्याता परीक्षा 2016 में मेरे एक छोटा बच्चा भी था, तो तैयारी का इतना समय नहीं मिल पाया। फिर भी क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मेरी जो कॉलेज की पढ़ाई है वो रेगुलर रही है, मैंने किताबों से पढ़ाई की है, तो इसका मुझे फायदा आगे तक अब तक मिला है। जितने भी मैंने परीक्षाएं दी हैं उनमें इस जो कॉलेज की पढ़ाई का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो राजनीति विज्ञान में मैंने किताबों से थोड़ा बहुत तैयारी की। इसके अलावा मैं जो बच्चों को पढ़ाता हूँ उसकी मैं कंटिन्यूटी मेरी बनी रही, इसी की बदौलत मेरी व्याख्याता में भी मेरा चयन हुआ। हालांकि ये अलग बात है कि उस परीक्षा में चयन होने के बावजूद भी मैंने दूर पोस्टिंग मिलने की वजह से और कुछ पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से उस परीक्षा में चयन होने के बावजूद मैंने ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, बिल्कुल। और सर जो आप टीचर बने तब आपकी जो फर्स्ट ज्वाइनिंग थी वो कहाँ पे थी? टीचर बनने के बाद में मेरी पहली नियुक्ति राजकीय माध्यमिक विद्यालय 2 RKM श्री गंगानगर में हुई। गंगानगर में हुई। 1.5 साल मैं वहां कार्यरत रहा। इसके बाद में मैंने ट्रांसफर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पोंख में करवा लिया, वहां भी मैंने 1.5 साल रहा। और समायोजन में फिर मेरी नियुक्ति राजकीय
माध्यमिक विद्यालय गढ़ला कला में हो गई और इस समय मैं 10 साल से लगातार वहीं पर कार्यरत हूँ। सर, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके इंटरव्यू की प्रोसेस क्या रही और आपका अनुभव कैसा रहा, थोड़ा हमें बताएं। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज महाविद्यालय में शिक्षक बनने के लिए आरपीएससी एग्जाम लेती है। उसकी पहले एग्जाम होती है, उसके बाद में एग्जाम में क्वालिफाई करने के बाद में उसका इंटरव्यू होता है। तो मैंने 2020 में जो वैकेंसी निकली उसमें मैंने एग्जाम पास किया, इंटरव्यू भी दिया, लेकिन कुछ अंकों से मेरा चयन नहीं हो पाया। अब दोबारा से जब 2023 में वैकेंसी निकली है, 24 में उसकी एग्जाम हुई है, मैंने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। अब उसका फरवरी 2025 में उसका इंटरव्यू है। कौन सवाल है आपके लिए कि जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें आपने कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और आपको क्या लगता है कि हमें क्या क्या और करना चाहिए। सरकारी विद्यालय में आजकल जो ट्रेंड बन रहा है कि लोग प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि सरकारी विद्यालय में जितने भी शिक्षक हैं वो सारे आरपीएससी के द्वारा सिलेक्ट चयन होके आते हैं, वो वेल क्वालिफाइड होते हैं। मैं सभी को संदेश देना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हमें अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मेरी तरफ से सरकारी स्कूल में शिक्षा के क्षेत्र में ये योगदान रहा कि मैंने जो बोर्ड की एग्जाम कक्षाएं हैं, इसके अलावा जो अन्य कक्षाएं हैं, उन कक्षाओं में भी जो दीपावली की छुट्टियां हैं, शीतकालीन छुट्टियां हैं, उनमें भी मैं एक्स्ट्रा क्लास लेता रहा हूं। इसके अलावा मैंने जैसे भी कोई भी एक टॉपिक होने के बाद में बच्चों का मैंने टॉपिक होने के बाद में जरूर टेस्ट लिया है। तो पूरी साल भर में मेरा स्टूडेंट लगभग 40-50 टेस्ट दे चुका होता है, तो उसको बोर्ड की एग्जाम का भय तो टेस्ट देते देते वैसे खत्म हो जाता है। दूसरा, उसकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाती है, उसकी लिखित प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाती है कि मेरे विषय सामाजिक विज्ञान में, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, इसके बावजूद भी मेरे स्टूडेंट के हर साल 90+ नंबर आते हैं। सामाजिक विज्ञान में हर बार 1-2 बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनके 99, 98 नंबर हर बार आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर मेरा जो सामाजिक विज्ञान का रहा है सबसे कम नंबर मेरे उसमें रहे हैं। बिल्कुल, इसको कम स्कोरिंग मानते हैं, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस से और लगातार अगर शिक्षक बच्चों का टेस्ट लेता है तो वहां भी स्कोरिंग अच्छी हो सकती है। बिल्कुल। आज के जो हमारे युवा हैं और जो शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप बताइए कि वो कैसे तैयारी करें, उनका कुछ गाइडेंस। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो भी शिक्षक बनने का जिन्होंने सपना ले रखा है, वो अगर स्कूल समय से ही अगर इस दिशा में सोचना शुरू कर दें तो उनके लिए कोई बहुत ज्यादा कठिन कार्य नहीं होगा। हालांकि इस बेरोजगारी के युग में जहां पोस्ट बहुत कम संख्या में आती हैं, 200-300, जहां लाखों की संख्या में फॉर्म भरते हैं, तो भी अपन अपना चयन शिक्षक भर्ती में आराम से करवा सकते हैं। इसके लिए मैं उनको कहना चाहूंगा कि वो कॉलेज में भी किताबों से पढ़े, 1 वीक सीरीज कभी भी खरीद के नहीं लाए। चाहिए हो सकता है कुछ अपने 1-2% कम बन जाए, लेकिन अगर किताबों से पढ़ाई करेंगे तो उनका बेसिक बहुत मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल सर, ये तो है। कॉलेज के बाद में बीएड की जब आप बीएड कर रहे होते हैं, वहां भी से भी मैटर जो शिक्षक भर्ती एग्जाम होती है उसमें आता है। जैसे साइकोलॉजी का है तो वहां जैसे पीडी पाठक सर हैं, उनकी साइकोलॉजी की बुक है, वो बीएड करते समय अपन अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। इसके अलावा जब भी एग्जाम कोई आरपीएससी करवाती है तो उसका सिलेबस डाउनलोड कर लें, सिलेबस को अच्छी तरह समझ लें, उसको याद करें। सिलेबस को तैयार करने के बाद में उस सिलेबस में जितने भी मैटर हैं उससे संबंधित अपन जो मार्केट में अच्छी बुक्स आती हैं उन बुक्स को खरीद लें। गाइड पर ज्यादा भरोसा नहीं करें, क्योंकि प्रत्येक गाइड में कहीं ना कहीं कुछ कमियां जरूर होती हैं। और आजकल जो आरपीएससी का पैटर्न है, वो पैटर्न भी इस प्रकार का है कि वो गाइड से कम सवाल पूछ के और सीधा बुक से सीधा सीधा सवाल उठा लेते हैं। और फिर स्टूडेंट्स ये सोचता है कि मैंने तो 5 गाइड पढ़ ली, 7 गाइड पढ़ ली, मेरा फिर भी चयन नहीं हुआ। तो चयन तभी होगा जब अपन बेसिक बुक्स पढ़ेंगे। एक रेगुलरिटी जरूर, यानी लगातार पढ़ना आवश्यक है। अपन एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन 2 घंटे पढ़े
तो फिर चयन होने में आसानी नहीं होगी। चाहे अपन 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा जितना अपन पढ़ सकें, जितनी अपनी सीमाएं हैं उस हिसाब से निरंतर अपना प्रयास जारी रखें, निरंतर पढ़ाई करें। मोबाइल, दोबारा बोलना चाहूंगा कि मोबाइल से जितनी दूरी बनाए रखेंगे चयन उतना ही आसान हो जाएगा, चयन के उतना ही अपन नजदीक चले जाएंगे। सेल्फ स्टडी जरूर करें, अपने ऊपर विश्वास करें, क्योंकि अगर 10 पोस्ट भी हैं तो अपने को सिर्फ एक पोस्ट चाहिए। जितना अपन सेल्फ कॉन्फिडेंस रखेंगे उतनी अपनी जो मानसिकता है वो सकारात्मक होती जाएगी। और जरूर मेहनत करने वालों का ईश्वर जरूर सफलता देता है। संस्कृत में महाभारत का एक श्लोक भी है, कर्मणाधिकार वास्ते मां फलेषु कदाचन। फल ईश्वर के हाथ में छोड़ो, चयन होना या नहीं होना ईश्वर के हाथ में है। अपन अपना कर्तव्य निभाते रहें, अपना कर्तव्य करते रहें, पढ़ाई करते रहें, एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। बिल्कुल सर। सर जैसे कि हम आजकल सब कुछ ऑनलाइन वाला हो गया, कि ऑनलाइन स्टडी करना, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे ऑनलाइन स्टडी करें, ऑफलाइन स्टडी करें, सिलेबस कहाँ से ढूंढें, कोई वेबसाइट हो या फिर मतलब जो भी क्वेश्चंस रहते हैं स्टूडेंट्स के, एग्जाम से लेके, कोचिंग से लेके, सिलेबस से लेके, एक गाइडेंस से लेके, तो वो उसको स्टूडेंट कैसे करें? आजकल मार्केट में या वेबसाइटों की बहुत भरमार है। बिल्कुल। अपन कहीं से भी कोई एग्जाम के लिए सर्च करेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट निकल के आएंगी, लेकिन उन वेबसाइट पर जब से अपन क्लिक करेंगे तो फिर व्यक्ति भटकता रहेगा। वो वेबसाइट अपना प्रचार ज्यादा करती हैं और स्टूडेंट्स को मेटर कम उपलब्ध करवाती हैं। एकेडमिक चेक नाम से एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाके स्टूडेंट्स कोई भी एग्जाम के बारे में, उस एग्जाम से संबंधित सिलेबस के बारे में, कब उसकी फॉर्म भरवा रहे हैं, कब उसका रिजल्ट आ रहा है, जी सर, और एग्जाम से संबंधित जब बच्चा और भी कोई मोटिवेशनल चीज देखना चाहता है कि जिससे उसको मोटिवेशन मिले, वो प्रेरणा ग्रहण करके आगे तैयारी अच्छी तरीके से कर सके, तो एकेडमिक चेक वेबसाइट मेरी नजर में बहुत ही अच्छी है। बिल्कुल। मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूंगा कि एकेडमिक चेक के माध्यम से अपने को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह पर। जैसे कहावत भी है हिंदी में, एक अनार 100 बीमार, तो अपने को कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। एकेडमिक चेक पे जाएं, वहां अपने जो संबंधित चीजें हैं वो देखें, संबंधित एग्जाम के बारे में देखें। और भी जैसे कोई अगर आजकल कोचिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, इससे एक अपने को एक मार्गदर्शन मिल जाता है, तो उस कोचिंग्स के बारे में डिटेल कि कौन सी इस अपन जो एग्जाम से संबंधित कौन सी कोचिंग बेस्ट रहेगी, उस कोचिंग्स की पूरी डिटेल एकेडमिक चेक पर मिल जाती है। उस कोचिंग्स का कितना कौन कौन उसमें पढ़ाते हैं, उसका भूतकाल में कितना उसका रिजल्ट रहा है, कितने उससे सिलेक्शन हुए हैं, वो सारी डिटेल्स एकेडमिक चेक पर मिल जाती हैं। तो आपके दर्शकों को कहना चाहूंगा कि आप भी एकेडमिक चेक पे जाएं और वहां से मोटिवेशन लें, आपसे परीक्षा से संबंधित मैटर आपको मिल जाएगा और पूरी तैयारी के बारे में आपको वहां से मार्गदर्शन मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे सारे सवालों का जवाब बहुत सही से दिया और बहुत ही इंस्पायरिंग वीडियो रहेगा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ऐसे ही हमारे वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। थैंक यू सर।